हेलो स्टूडेंट्स। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ धातु और अधातु के बारे में। देखिए, धातु और अधातु के बारे में जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्लास टेंथ एनसीईआरटी क्लास टेंथ एनसीईआरटी का साइंस है। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। देखिए, धातु के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में हमने 3.21 से 3.24 में पढ़े हैं। इसके लिए धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। देखिए, ये सब धातु के नमूने हैं। यह धातु हैं। धातु वो होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। धातु वो होता है जिसके बाहरी मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो धातु होते हैं। जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो धातु होते हैं। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? देखिए, क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा है कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब वायु में हम लोग श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो क्या होता है कि सभी धातुएं इसी प्रकार की अभिक्रिया करती हैं। देखिए, धातु धातु का ऑक्साइड हमेशा याद रखिएगा कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है? धातु का ऑक्साइड हमेशा हमारा मतलब कि अ, अ, ये भस्म होता है, मतलब बेस होता है। देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। देखिए, एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। देखिए, एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ यही क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। इससे उत्पन्न पदार्थ को क्या कीजिए? एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडक होने दीजिए। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा हो तो ज्वाला का रंग देखिए कि क्या था। दहन के पश्चात धातु की सतह पर कैसी प्रतीत होती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन उत्पाद को जल में घुलनशील है। देखिए, याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा बेस होता है, क्षारीय होता है। धातु धातु का ऑक्साइड लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो वो क्या बनाएगा? वो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। मेटल का ऑक्साइड जो होता है, अगर एसिड बेस सॉल्ट में हम पढ़ेंगे तो मेटल का ऑक्साइड को हम लोग भस्म बोलते हैं, बेस बोलते हैं। याद रखिएगा, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस होता है। याद रखिएगा, लही सभी धातुओं के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब Cu+O2, तो इसको बैलेंस कर देंगे, CuO बना कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम जब मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अध्याय 2 में आपने देखा होगा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए, वही बात हो गया कि धातु का ऑक्साइड का जो प्रवृत्ति होता है वो क्षारीय होता है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं। लेकिन जिंक ऑक्साइड फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय, मतलब एसिडिक नेचर भी रखता है और बेसिक नेचर भी रखता है। जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है, मतलब HCl से अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम 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 ऑक्साइड जब HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। लेकिन वही एल्युमिनियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और H2O जल बनाता है। सोडियम एल्यूमिनेट अधिकांश धातु जल में, देखिए, अधिकांश धातु
ऑक्साइड, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, अधिकांश धातु का ऑक्साइड जो होता है, वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलने वाला होता है। जो जल में घुलता है, वो धातु के ऑक्साइड जो जल में घुलते हैं, वो हमारा क्षार कहलाते हैं, मतलब एल्कली कहलाते हैं। एल्कली वो होते हैं, वो बेस एल्कली कहलाते हैं जो जल में घुलते हैं। क्षार का मतलब एल्कली और बेस का मतलब भस्म। तो देखिए, वो भस्म जो जल में घुल जाते हैं, वो हमारा मतलब कि हमारा कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं, मतलब एल्कली कहलाते हैं। देखिए, अधिकांश धातु जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड, देखिए, अधिकांश धातु के ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित प्रकार के जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, जल से घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए, क्रियाकलाप 3 पॉइंट में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखिए, ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अक्रियाशील प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले रहने में आग पकड़ लेता है। देखिए, सोडियम पोटेशियम बहुत मतलब क्रियाशील धातु होता है। क्रियाशील धातु होता है, उसको जैसे आप खोल कर रखेंगे, उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर पर भी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखते हैं, ताकि वो मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में ना जाए। देखिए, जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रहने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। देखिए, वही बात कि मतलब कि कुछ धातुएं इतनी अभिक्रियाशील होती हैं, इतनी क्रियाशील कि मतलब कि क्यूरिसिटी उनमें ज्यादा होता है, इतना आक्रामक होते हैं कि उनको क्या करते हैं कि उनको ऑक्सीजन से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। समान ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा लीड आदि जैसे धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की देखिए ऑक्साइड की ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। देखिए, ऑक्साइड का जो परत चढ़ जाता है, वो मतलब ऑक्सीजन के ऊपरी सतह जो होता है, मतलब धातुओं के ऊपरी सतह, जैसे जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, लेड हुआ, इनका ऊपरी सतह जो होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। और वो ऑक्साइड परत जो होता है, उनको ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखता है। मतलब आगे का जो मतलब उसके अंदर मेटल है अंदर का, वो उसको क्या करेगा, मतलब कि ऑक्साइड बनने नहीं देगा, कवच का काम करेगा। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला पर लौह चूर्ण डालते हैं, तब वो तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर टू ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए, सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं बहुत कम क्रियाशील होते हैं। जब आप क्रियाशील मूलक मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जो बाउंड्री लाइन पर है, उससे भी नीचे आपका सिल्वर और गोल्ड होता है। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड का हम लोग क्या आभूषण पहनते हैं, क्यों आभूषण पहनते हैं, क्योंकि ये बहुत अक्रियाशील होता है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी तरह से अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कि ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है। इसीलिए इसका जो आभूषण बनाकर पहनते हैं, ताकि इसमें मतलब कि ऑक्सीजन का परत न लगे, ये खराब ना हो, इसका मतलब शाइनिंग खत्म ना हो, इसलिए ही इसका उपयोग करते हैं। सिल्वर गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते।